Hello everyone. हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट वितिका गुप्ता। सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में ही बता देती हूँ। मैं एडवोकेट वितिका गुप्ता, राजस्थान एपीओ मेंस अटेम्प्टेड है, आरजेएस दिया हुआ है, एमपीसीजे दिया हुआ है, राजस्थान जेएलओ का एग्ज़ाम दिया हुआ है एंड नाउ प्रिपेयरिंग फॉर नेट और यूपी एपीओ एंड एमपी एडीपीओ। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बीएनएसएस। सब पढ़ते हैं बीएनएसएस, सब पढ़ाते हैं बीएनएसएस। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ बीएनएसएस के बारे में कि बीएनएसएस की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या नीड्स थी, क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि किस बेसिस पर बीएनएसएस आया। जब हमारे पास सीआरपीसी था तो क्या चीज़ें थी जो सीआरपीसी में नहीं थी, हमें बीएनएसएस लाने के लिए उसमें ऐड करनी पड़ी। साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसका एक्सटेंट कहाँ तक है, ये क्या बात करता है, एफआईआर में क्या चीज़ें हुई हैं। सेक्शंस हम बाद में डील करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे एफआईआर की और उसके की चेंजेस की और कुछ चीज़ों की जो बीएनएसएस में जानना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में डिस्कस कर सकें, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो, उन्हें पढ़ने में, उन्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले हम देखेंगे कि किस दिन इस एक्ट के, इस कोड के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ। वो था 11 अगस्त 2023। इस दिन हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया कि पुराने जो कॉलोनियल एरा के कोड्स हैं, जो पुराने कॉलोनियल एरा के क्रिमिनल लॉज बने हुए हैं, उनको हटा करके हमें नए लॉज लाने चाहिए। उन्होंने तीनों क्रिमिनल लॉज की बात करी थी, सिर्फ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की नहीं, उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तीनों क्रिमिनल लॉज की बात की थी। फिर इस पे आगे डिस्कशन चला। 12 दिसंबर को ये डिसाइड हुआ कि जो पहला उन्होंने बीएनएसएस का बिल पास, ओरिजिनल बिल वहाँ पे प्रेजेंट किया था, उसको वापस ले लिया गया और उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद 12 दिसंबर को सेकंड बीएनएसएस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, मतलब वहाँ पे रखा गया, उनके सामने रखा गया। फिर 20 दिसंबर को लोकसभा ने उस बिल को पास कर दिया और 21 दिसंबर को राज्यसभा ने उसमें संशोधन करते हुए, अमेंडमेंट्स करते हुए, राज्यसभा ने भी उस बिल को पास कर दिया। फिर आता है 25 दिसंबर, हमारा क्रिसमस डे। याद कैसे रखना है, 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है। क्रिसमस डे वाले दिन तीनों जो लॉज थे पुराने और नए, उनका क्रिस क्रॉस हो गया। मतलब सीआरपीसी बीएनएसएस हो गया, आईपीसी बीएनएस हो गया और एविडेंस बीएसए हो गया। कैसे? क्योंकि 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी थी कि ठीक है, ये नए क्रिमिनल लॉज को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। उन्होंने ये मंजूरी दे दी थी, अपनी मंजूरी दे दी थी कि ठीक है, मैं साइन कर रहा हूँ कि अब नए लॉज लागू कर दिए जाएं। फिर अब वो नए लॉज एनफोर्स कब से हुए, लागू कब से हुए? तो 1 जुलाई 2024 से। हमारे एग्जाम में दो डेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली 25 दिसंबर 2023, जहाँ से क्वेश्चन आता है, और सेकेंड वन 1 जुलाई 2024, कमेंसमेंट डेट। इसके आगे हम चलते हैं कि बीएनएसएस के ऑब्जेक्ट्स क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट्स क्या हैं बीएनएसएस के। तो पहला कि सिटीजन्स के राइट्स को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, किस लिए? कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली काम कर सके अपना। दूसरा, जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पीड अप कर दिया। हम कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर जस्टिस में देरी हो रही है तो वो जस्टिस के बराबर नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन का, ट्रायल का, जजमेंट का टाइम पीरियड कम कर दिया कि इतने कम टाइम पीरियड में ये चीज़ फिक्स हो जानी चाहिए। मतलब टाइमलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जिससे जस्टिस जल्दी हो सके। देन थर्ड आता है हमारा कि आगे इन्होंने क्या किया। इन्होंने हमारे जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे पुराने लॉज थे, जो उस पर काम नहीं कर रहे थे, जो उसके साथ काम नहीं कर रहे थे, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को रहते हुए भी हम पुराने लॉज पे चल रहे थे और पुराने लॉज ब्रिटिशर्स के हैं,
उनको बदलने के लिए हम नया BNSS लेकर के आए। फोर्थ, CRPC में क्लैरिटी नहीं थी, CRPC में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, CRPC में विक्टिम को लेकर के कोई बात नहीं की गई थी। हाँ, बाद में अमेंडमेंट हो गया था, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम आ गया था, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे विक्टिम की ज़रूरत थी, विक्टिम के एनफोर्समेंट की, विक्टिम के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत थी, जो CRPC में नहीं था। उसको BNSS में ऑब्जेक्टिव बनाया कि BNSS हमें इसीलिए लाना है क्योंकि हमें विक्टिम का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है। इसके साथ फिफ्थ पॉइंट क्या था कि जब पहले के टाइम पे जो चीज़ें थी वो मैनुअली चल रही थी, लोग हाथों से लिख रहे थे, FIR हाथ से लिखी जा रही थी, डॉक्यूमेंटेशन सारा हाथ से हो रहा था, जिसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो उन चांसेस को कम करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे कि ह्यूमन एरर्स को कम किया जाए। ठीक है, सेम चीज़ हम हिंदी में देखते हैं। पहली, नागरिकों के अधिकार को इस प्रकार सुरक्षित करना कि आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रभावी संचालन संभव हो सके। मैंने आपको बताया कि जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली है उसको प्रभाव में लाने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो नागरिक हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करना, इसका ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, जांच, सुनवाई या निर्णय के लिए सख्त सीमा निर्धारित करना जिससे कि न्याय जल्दी प्राप्त किया जा सके, न्याय में गति मिल सके। तीसरा, पुरानी औपनिवेशिक प्रथाओं से छुटकारा पाने के लिए, जो कि हमारे लोकतंत्र और गणतंत्र राज्य के लिए अनुकूल नहीं थी। चौथा, आपराधिक प्रक्रिया में स्पष्टता के लिए, जवाबदेही के लिए और पीड़ितों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हमें ये नया कानून लाना पड़ा। और पांचवा, मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए, दस्तावेजीकरण में सुधार करने के लिए और पुलिस के अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पड़ा। व्हाट इज प्रौद्योगिकी? टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ा। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे BNSS में क्या क्या की चेंजेस हुए हैं, मतलब क्या चीज़ें थी जो CRPC में थी और चेंज किया है, या फिर CRPC में नहीं थी उनको BNSS में ऐड किया है। वैसे तो बहुत सारे चेंजेस हैं, बट आज जो हम बात करेंगे वो हम चेंजेस की बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, ठीक है, जांच को लेकर के। तो पहला कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जब हमारे पास CRPC थी 1 जुलाई 2024 से पहले क्या होता था कि जो रिपोर्ट्स थी वो इलेक्ट्रॉनिक वे में जो है वहाँ पे फाइल नहीं हो रही थी। लोग जाकर के पुलिस स्टेशन में ही रिपोर्ट को फाइल करा रहे थे, जिससे कि रिपोर्ट को फाइल होने में समय लग रहा था, या फिर आधे केसेस तो जा ही नहीं पा रहे थे। तो अब BNSS में क्या किया, रिपोर्ट को ऑनलाइन भी फाइल कराना शुरू कर दिया, जिससे कि ईजी तरीके से, जल्दी तरीके से रिपोर्ट फाइल हो सके, पुलिस जल्दी से जल्दी एक्शन ले सके। ठीक है। दूसरा कि किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR फाइल की जा सकती है। CRPC में ये चीज़ एक्सप्रेसली मेंशन नहीं थी, केस के थ्रू आई थी। 0 FIR वाला कॉन्सेप्ट ललिता कुमारी के केस के थ्रू आया था, पर ये चीज़ CRPC में एक्सप्रेसली नहीं लिखी हुई थी। पर BNSS में ये चीज़ क्लियरली सेक्शन 173 में लिख दी गई है कि अब FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में फाइल की जा सकती है। पहले फाइल करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, पर अब उस परमिशन की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा, फ्री कॉपी ऑफ FIR। अब विक्टिम्स को, जिसके अगेंस्ट क्राइम कमिट हुआ है, उस पर्सन को FIR की फ्री कॉपीज प्रोवाइड की जाएंगी। ये चीज़ पहले भी थी। ठीक है। इसके साथ फोर्थ पॉइंट आता है राइट टू इन्फॉर्म अपॉन अरेस्ट। अरेस्ट के बारे में, जिस पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, उस व्यक्ति को बताना भी तो पड़ेगा ना कि भाई आपको किस रीज़न से गिरफ्तार किया जा रहा है। तो वो रीज़न बताना भी अब ज़रूरी हो गया है कि आपको बताना ही बताना पड़ेगा, और उस पर्सन को असिस्ट भी करना पड़ेगा। असिस्ट किस तरीके से कि आप उस पर्सन को सपोर्ट करोगे कि अगर तुम्हारे खिलाफ बेलेबल ऑफेंस है तो भैया तुम बेल बना लो, तुम्हें बेल पे छोड़ दिया जाएगा। आप ये चीज़ उसे बताओगे, क्योंकि हर व्यक्ति को नहीं पता होता ना कि कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा अपराध गैर जमानती है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, हर व्यक्ति को नहीं पता होता। तो उसी चीज़ को व्यक्ति को बताना भी पड़ेगा, जिससे कि उसको अपने अधिकारों का पता चल सके। फिफ्थ, डिस्प्ले ऑफ अरेस्ट इंफॉर्मेशन। जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसकी सारी डिटेल, कि किस केस में उसको अरेस्ट किया गया है,
किस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, उसकी क्या एज है, उसके खिलाफ क्या केस चल रहा है, उसको कितनी सज़ा हो सकती है, सारी इन्फॉर्मेशन, उसको कहाँ से अरेस्ट किया गया, कब अरेस्ट किया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके घर वालों को, उसके दोस्तों को, पुलिस के जो नोटिस बोर्ड होता है पुलिस स्टेशन में वहाँ पर, कोर्ट में जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है। 6th पॉइंट, फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन एंड वीडियोग्राफी। पहले एविडेंस कलेक्ट किए जाते थे फिजिकल वे में, अब वीडियोग्राफी से एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्राइम्स भी तो वीडियोग्राफी से हो रहे हैं ना, साइबर क्राइम्स भी तो कमिट हो रहे हैं ना। उन सारे क्राइम्स को ध्यान में रखते हुए अब वीडियोग्राफी से भी एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है, फोरेंसिक लेवल पे भी एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, सीआईडी तो आप सब लोग देखते होगे ना, या कभी ना कभी तो देखा ही होगा। एग्जाम्पल लेते हैं सीआईडी का, तो वहाँ पे भी जो डॉक्टर सारूके है वो क्या करता है, फोरेंसिक एविडेंस ही तो कलेक्ट करता है ना। इसका मतलब बीएनएसएस तो अब आया है, फोरेंसिक एविडेंस तो सीआईडी में बहुत पहले से कलेक्ट हो रहे हैं, पर ये चीज़ें एक्सप्रेसली मेंशन हमारे कानून में नहीं थी। तो अब उन चीज़ों को एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है कि सीरियस ऑफेंस में फोरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं, सारूके जाते हैं ना, वहाँ पे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अब ज़रूरी हो गई हैं। इसके साथ साथ फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन को जल्दी करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई अगर वुमेन का ऑफेंस है, कोई चाइल्ड का ऑफेंस है, तो पहले कोई टाइम पीरियड नहीं था कि कितने टाइम में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था, केस चल रहा है। अभी लेते हैं हमारा निर्भया रेप केस जो हुआ था, वुमेन के अगेंस्ट केस है, हीनियस केस है, पर क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन जल्दी कंप्लीट हो गई थी? उसको जो जस्टिस मिला वो 12 साल बाद मिला। क्या वो जस्टिस जैसा था? वो तो इस दुनिया में भी नहीं था ना। तो इसीलिए, क्योंकि वहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं था, जिसमें जस्टिस चल रहा है, केस चले जा रहा है, 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, 14 साल हो गए, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो उन सब चीज़ों को कम करने के लिए, जस्टिस जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने के लिए ये बीएनएसएस में प्रोविज़न डाला गया कि वुमेन और चाइल्ड से लेकर के अगर जो ऑफेंस हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए। मतलब इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड 2 मंथ्स के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट वन, प्रोग्रेस अपडेट्स टू विक्टिम, कि जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसकी अपडेट्स विक्टिम को भी तो मिलनी चाहिए, वरना आज के टाइम पे जिस हिसाब से करप्शन फैल रहा है, पुलिस भी तो करप्ट हो सकती है ना। हम नहीं कह रहे कि पुलिस करप्ट होती है, पर हो सकती है ना, चांसेस हैं। तो उन सारी चीज़ों को ही ट्रांसपेरेंसी में रखने के लिए विक्टिम्स को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के 90 डेज़ के अंदर अंदर विक्टिम को दे दी जाएगी, और फिर आगे की रेगुलर अपडेट्स विक्टिम को मिलती रहनी चाहिए। इसके बाद इसको हम हिंदी में देखते हैं। तो पहला वही सेम, घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्ट करना। सेकंड, किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना। थर्ड, एफआईआर की निःशुल्क प्रति प्राप्त करना। फोर्थ, गिरफ्तारी पर सूचना देने का अधिकार होना। फिफ्थ, गिरफ्तारी की जानकारी का प्रदर्शन करना। सिक्स्थ, फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह और वीडियोग्राफी के थ्रू एविडेंस कलेक्ट करना। सेवेंथ, त्वरित जांच करना, मतलब जल्दी इन्वेस्टिगेशन करना जिससे स्पीडी जस्टिस हो सके। और एट्थ, पीड़ितों को प्रगति की जानकारी देना कि इन्वेस्टिगेशन किस प्रोसेस से, किस स्पीड से चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन विक्टिम्स को देना। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 1 की। हम कह रहे थे कि हम आज सेक्शंस नहीं पढ़ेंगे, पर ये वाला सेक्शन हमें इसीलिए पढ़ना है क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना कि जो कानून हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, वो इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया में या फिर कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, और कब ये आया था। आने की तिथि मैंने आपको बताई दी है, 1 जुलाई 2024 को ये आया था। और इसका नाम तो हम शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब हमें देखना है कि ये लागू कहाँ कहाँ होता है। तो भाई ये पूरे भारत में लागू होता है। 31 अक्टूबर 2019 से पहले कोई भी कानून जम्मू और कश्मीर पे लागू नहीं हो रहा था, पर 31 अक्टूबर 2019 के बाद सारे कानून जम्मू और कश्मीर पे भी लागू हो रहे हैं। पर ये एक ऐसा कानून है जिसमें
चैप्टर 9, 11 और 12 को छोड़ करके बाकी चैप्टर्स नागालैंड और ट्राइबल एरिया पे अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, सीआरपीसी में कौन कौन से थे? 8, 10 और 11। यहाँ कौन से हैं? 9, 11 और 12। कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होते? नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एफआईआर की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम एफआईआर से डील करेंगे, तो अब हम बात करते हैं एफआईआर की। एफआईआर होता क्या है? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एफआईआर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो सेम मैंने आपको बताया था जीरो एफआईआर जैसा कॉन्सेप्ट। व्हाट इज जीरो एफआईआर? जीरो एफआईआर का मतलब है कि अब आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर फाइल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो उस जगह, उस क्षेत्र का पुलिस स्टेशन हो जहाँ पर अपराध कारित किया गया है। अब आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर लगा सकते हो। ये चीज़ पहले नहीं थी, अब है। दूसरा, सेक्शन 173 में क्लियरली एफआईआर के प्रोसीजर बता दिया गया है, प्रक्रिया बता दी गई है। थर्ड चीज़ की ई एफआईआर का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया गया है। क्या है ई एफआईआर? इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर से क्या मतलब है कि एफआईआर ऑनलाइन फाइल कर दी। आप पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हो, मान लो कोई पर्सन है, कोई वुमेन है, उसके साथ कोई क्राइम कमिट हुआ है और वो अभी मेंटल ट्रॉमा में है, वो अभी मेंटल टॉर्चर में है, वो अभी मेंटली स्टेबल नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर के केस फाइल कर सके। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ई एफआईआर जैसा कॉन्सेप्ट ऐड किया गया कि अब आप घर बैठे बैठे भी एफआईआर फाइल कर सकते हो, जिससे टाइम बचे। और जो टाइम पीरियड पहले लगता था विक्टिम्स को कि साल भर उनको माइंडसेट करने में लग गया, वो चीज़ अब नहीं है कि भाई साल भर उनको माइंडसेट करने में लग गया। नहीं, उनके बिहाफ पे उनके साथ डिस्कस करके कोई भी पर्सन ई एफआईआर फाइल कर सकता है। इसके साथ सेक्शन 173 का सबसेक्शन 3 ने एक प्रोविजन ऐड किया है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, प्रारंभिक जांच का। ये किन किन केसेस में एप्लीकेबल है? ये कब एप्लीकेबल है? ये उन अपराधों के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी जिन अपराध की सज़ा 3 महीने से ज़्यादा और 7 साल से कम की है। ठीक है, वहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है बीएनएसएस में। बीएनएसएस से पहले एक एक्ट है जहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बारे में। बताओगे कौन सा एक्ट है और कौन सा सेक्शन है? कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। हाँ, सेक्शन 15 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, वहाँ पे भी प्रिलिमिनरी असेसमेंट की बात की गई है, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई चाइल्ड 16 ईयर्स से ज़्यादा का है और 18 ईयर्स से कम एज का है और वो कोई हीनियस ऑफेंस कमिट करता है तो उसके लिए प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें क्या बोला है कि ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है 14 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, और इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के शुरू होने से पहले आपको परमिशन लेनी होगी ऐसे ऑफिसर से जो कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। अगर आप उस ऑफिसर से परमिशन ले रहे हैं, आप उसके बाद ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होनी चाहिए? 14 डेज के अंदर अंदर। और किससे परमिशन लेनी होगी? रैंक ऑफिसर, रैंक नॉट बिलो, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, और किन केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कमिट की जाएगी? उन केसेस में जिसकी पनिशमेंट मोर देन 3 ईयर्स एंड अप टू 7 ईयर्स तक है। और ये कहाँ पे मेंशन है? सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, आगे चलते हैं जहाँ पे हम एफआईआर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एफआईआर है क्या। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? एफ फर्स्ट, आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्ट। प्रथम सूचना, रिपोर्ट। कि जब कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसकी सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो एफआईआर है। ठीक है, इस लाइन से हमें ये मतलब मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या कहती है? वो भी ये चीज़ कह रही है कि जब कंप्लेंट रिसीव की जा रही है तो पुलिस सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट फॉर्म करती है उसे एफआईआर कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या बोला है कि मान लो कोई भी पर्सन है, उसे लग रहा है कि वो एक अथॉरिटी है कि उसे एफआईआर या फिर उसे इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी चाहिए कि भाई इस तरीके का कोई भी क्राइम कमिट किया जा रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन चाहे विक्टिम हो खुद या फिर कोई और पर्सन हो जिसने उस क्राइम को होते हुए देखा है, वो एफआईआर को फाइल करा सकता है।
इनिशियली एफआईआर जो है, असेंशियली एफआईआर को हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड है, पहला आधिकारिक रिकॉर्ड है जिससे इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। ठीक है, अब एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये कि एफआईआर हमने पढ़ी, एक फिजिकल एफआईआर होती है जो हम पुलिस स्टेशन जा करके फाइल करते हैं, एक ई एफआईआर होती है जो हम ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं, एक ज़ीरो एफआईआर होती है जिसमें हमने देखा कि हम किसी भी पुलिस स्टेशन में जा करके फाइल कर सकते हैं, एक होती है क्रिप्टिक एफआईआर, या हम कह सकते हैं क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन एज अ एफआईआर। ये क्या है? देखो, क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कोई भी इन्फॉर्मेशन जो अपने आप में पूरी नहीं है, मतलब एफआईआर के असेंशियल्स जो हैं, एफआईआर में जो डिटेल्स होनी चाहिए वो डिटेल्स पूरी नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर पुलिस ऑफिसर के पास है तो क्या वो एफआईआर है? बताओ, क्या क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अधूरी है, पूरी नहीं है, क्या वो एफआईआर है? नहीं, वो एफआईआर नहीं है। क्यों? क्योंकि एफआईआर में कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जिनका होना ज़रूरी है। अगर वो डिटेल्स उस इंफॉर्मेशन में नहीं है तो वो एफआईआर कंप्लीट नहीं होती है, और उस इनकम्प्लीट एफआईआर को हम क्रिप्टिक एफआईआर कहते हैं। अब कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो एफआईआर में होना ज़रूरी है वो हम देखते हैं। पहली, फुल नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, कि जो फाइल कर रहा है केस, जो शिकायत लेकर के आया है, जो शिकायत करता है, उसका पूरा नाम और उसका एड्रेस जहाँ वो रहता है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि जिस जगह पर अपराध किया गया है वो कौन सी जगह है, कौन सी तारीख को किया गया है, कौन सा दिन था, क्या टाइम था, ये चीज़ एफआईआर में होनी चाहिए। तीसरी, जो जो लोग उस घटना स्थल पर प्रेजेंट थे, वहाँ पे शामिल थे, वहाँ पे खड़े थे, उन सारे लोगों की डिटेल्स, उन सारे लोगों का आइडेंटिफिकेशन कि भाई वो या तो ये पर्सन है या फिर वो ऐसा दिखता है। ठीक है। और साथ में उस घटना के साथ साथ आसपास होने वाली घटनाएं, मतलब उस घटना से जुड़ी और जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी घटनाओं को भी बताना एफआईआर में ज़रूरी है। और ये तो सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट भी कहता है कि उन फैक्ट्स का एविडेंस दिया जा सकता है जो कि सेम ट्रांजैक्शन में हुए हैं, इन अ सीरीज ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, वो एविडेंस दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें एफआईआर में होनी चाहिए। ठीक है, हमारी क्लास आज यहीं तक थी। इसके बाद जो भी आगे की चीज़ें हैं, जो हमारे सेक्शंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना आगे के चैनल्स के लिए, और वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना। ओके। और अगर किसी को भी कोई भी बैच ज्वाइन करना है यूपीएपीओ से रिलेटेड, एमपीएडीपीओ से रिलेटेड, एआईबी का बैच हो गया, या फिर मेंस आंसर राइटिंग का बैच है, या फिर फुल जुडिशरी कोर्स है इन अ वेरी रीजनेबल प्राइस, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और you can call me or message me on मोबाइल नंबर 9057885030। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर मेंशन कर दूंगी। और साथ साथ अगर इस वीडियो से लेकर के किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इन कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को मेंशन कर दीजिएगा। मुझे जैसे भी टाइम मिलेगा मैं जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।